गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे DSSB फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्वेश्चन पेपर जो कि 2018 में हुआ था। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फिजिकल एजुकेशन आल्सो नोन एज, करेक्ट आंसर इज जिम। क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकल एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इसका? फिजिकल एजुकेशन का हेल्दी लाइफस्टाइल। क्वेश्चन नंबर 3, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ टोटल पर्सनालिटी। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस आपकी बहुत बेहतर कब होगी? जब आपकी टोटल पर्सनालिटी बेहतर होगी, आप इमोशनली, मेंटली हर तरह से स्ट्रांग होंगे, तभी आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड अ साउंड माइंड अ साउंड बॉडी। सो इसका करेक्ट आंसर है प्लूटो। कहीं जगह आपको इन भाई साहब का भी मिलेगा, एरिस्टोटल का, लेकिन यह गलत है। सो करेक्ट आंसर इज प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 5, the fitness gram pages fast assess what aspect of fitness. So fitness gram related to cardiovascular endurance. Question number 6, physical activity is basically a, so physical activity basically क्या है? Biological necessity. अपनी बॉडी अपन को कहती है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए जिससे कि अपनी बॉडी सही से वर्क करे। सो करेक्ट आंसर इज बायोलॉजिकल नेसेसिटी. So move to question number 7. According to the German concept of physical, the mother of all game sports is gymnastics. Question number 8. A physical education teacher nowadays is essentially, so physical education teacher क्या क्या काम करता है? An instructor, a movement educator, a drill master and all of the above. So correct answer is all of the above. Move to question number 9. Which of the following concept reflect the true nature of modern physical education? So correct answer is physical training. Question number 10. The most important factor in the organization of recreation is, recreation के लिए अपन को क्या चाहिए होगा? Facilities चाहिए होगी. Question number 11. How should you open the airway of an unconscious casualty? Unconscious casualty है तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? अगर ये इंसान लेटा हुआ है, थोड़ा गलत बन गया, वापस बना लेते हैं। अगर ये कोई इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, ये उसका चेस्ट है और ये उसका हेड है, तो ये कोई इंसान लेटा हुआ है। अब उसकी एयरवे को खोलना है आपको। ऐसे एयरवे है, यहाँ पर नोज़ है उसकी, ठीक है, ये उसकी चिन है। उसके एयरवे को खोलना है तो अपन लोग क्या करेंगे? उसके हेड को हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे एंड चिन को अप करेंगे, जिससे कि एयरवे क्या होगा? हल्का सा ये हेड पीछे चला जाएगा तो ये एयरवे क्या हो जाएगा? थोड़ा सीधा हो जाएगा, जिससे कि उसको ब्रीथिंग में आसानी रहेगी। सो करेक्ट आंसर इज हेड टिल एंड चिन लिफ्ट। आपको भी कहीं अनकॉन्शियस पर्सन मिले तो आप उसकी ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि वो बेहोश है, तो आप उसकी ऐसे हेल्प कर सकते हैं उसको ब्रीदिंग में। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12. हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली? कोई अनकॉन्शियस पर्सन है, आप कैसे चेक करेंगे कि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मली चल रही है? नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, देन उसको 1 से मल्टीप्लाई करके अपन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता कर लेंगे कि उसकी हार्ट रेट क्या चल रही है। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13. वॉट इज द कॉज ऑफ एंजीना? एंजीना किस वजह से होता है? इनसफिशियंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, इनसफिशियंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट शुड अ कैजुअलिटी विथ अ सीवियर एलर्जी कैरी एट ऑल टाइम? सीवियर एलर्जी है अगर किसी पर्सन को, तो वो अपने साथ हर वक्त क्या लेकर चलेगा? एपीफेन लेकर चलेगा. क्वेश्चन नंबर 15. विच मेडिकल कंडीशंस विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस? अगर आपको बहुत ब्लड लॉस हो गया है तो कौन सी मेडिकल कंडीशन हो जाएगी? शॉक लगेगा। अगर आपकी बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा है ज़्यादा, बहुत ही ब्लड कम हो गया है, तो आपको शॉक लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका कुछ रहता है कि 20% समथिंग की, अगर इससे भी ज़्यादा कम आपका ब्लड लॉस हो गया है तो आपको शॉक लगने स्टार्ट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज़ फेंट? व्हाट इज़ फेंट? ए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. देखो यहाँ पे बहुत सिंपली लिखा जा सकता था कि अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, लेकिन इन्होंने लिखा ए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाना. ये क्या होगा? फेंट हो जाना, ठीक है, ए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. करेक्ट आंसर. 17. स्टेट द की एक्शन इन्वॉल्व इन स्टॉपिंग एनी ब्लीडिंग. की एक्शन क्या होगा ब्लीडिंग को स्टॉप करने में? प्रेस करना होगा.
जनरली अपन देखेंगे कि खून बह रहा है तो अपन खून को साफ करते हैं, फिर प्रेस करके रखते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो अपन उसको डायरेक्टली दबा लेते हैं ताकि क्लीनिंग करने के चक्कर में ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए। सो की एक्शन इसका प्रेशर होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर। सो इसमें से आपकी फ्रैक्चर क्या नहीं है, इन्फ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ वाउंड। सो इनमें से वाउंड कौन सा नहीं है, इन्फ्यूज्ड। क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, इन्फ्यूज्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द सब्सटेंस इन द लिस्ट दैट कैन बी यूज टू ट्रिप वास्प स्टिंग। वास्प स्टिंग मतलब मधुमक्खी के काटने पर, स्टिंग का मतलब होता है डंक, अगर उसने डंक मार दिया है तो आप क्या कौन सा सब्सटेंस यूज करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज विनेगर। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इन योर बॉडीज एबिलिटी टू मीट डेली डिमांड्स। सो आपकी बॉडी की डेली डिमांड्स क्या है, फिजिकल फिटनेस। सो करेक्ट आंसर इज फिजिकल फिटनेस। फिट रहना सभी के बॉडी की डिमांड होती है, सो फिजिकल फिटनेस। एरोबिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथन योर हार्ट। एरोबिक एंड अनएरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है, एरोबिक एक्सरसाइज वह होती है जिनमें आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, जैसे जुम्बा वगैरह करते हैं, कंटिन्यूसली फिजिकल एक्टिविटी, स्पीड में रनिंग हो गई आपकी, तो ये सब एरोबिक एक्टिविटी में आ गई, जैसे एरोबिक्स हो गया। सो इसमें आपको क्या होगा कि ऑक्सीजन की ज़्यादा, O2 की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो ये आपका आ गया एरोबिक एक्सरसाइज में, और सेम इसका अपोजिट हो जाता है अनएरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको ज़्यादा O2 की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे डंबलिंग वगैरह हो गया, वेट ट्रेनिंग वगैरह हो गया। सो नाउ क्लियर इज एरोबिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथन योर हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक एक्सरसाइज प्रोवाइड्स मसल्स विद मोर। सो एरोबिक एक्सरसाइज आपको क्या ज़्यादा प्रोवाइड करती है, आपकी मसल्स को ऑक्सीजन, अभी अपन ने पढ़ा था O2 ज़्यादा प्रोवाइड करती है एरोबिक एक्सरसाइजेज। सो क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज इज ए मस्ट फॉर गुड। सो करेक्ट आंसर इज हेल्थ। एक्सरसाइज इज ए मस्ट फॉर गुड हेल्थ। Exercise has been proven to increase bone mass, reduce cardiac injury during heart attack, reduce the risk of diabetes. So exercise इन सब में help ही करती है. So exercise has proven to everything. So correct answer is all of the above. Question number 126, which is not a component of health related physical fitness. So इनमें से कौन सा component है जो कि physical fitness से related नहीं है. So अपन ले सकते हैं कि balance. ठीक है. Question number 27, the concept of wellness includes, तो concept of wellness क्या include करती है, intellectual health. अपन खुश रहेंगे तभी अपनी हेल्थ ज़्यादा बेहतर रहेगी. सो क्वेश्चन नंबर 128, टोटल वेलनेस कैन ओनली बी अचीव बाय द बैलेंस ऑफ. टोटल वेलनेस, यहाँ पे टोटल वेलनेस की बात आ गई. टोटल वेलनेस कब होगी आपकी, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, और तो ये सारी हेल्थ आपकी टोटल वेलनेस में आएगी. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ. करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबाउ इसका आंसर हो गया. Question number 29, wellness includes all of the following aspects. Wellness includes all the following aspects. किसको छोड़कर wellness सभी में है. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके occupational health. ठीक है. A key to achieving success in any improving physical fitness is. Key to achieving success अचीव करने की की क्या है, एनी इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस. सो फिजिकल फिटनेस को अचीव करने के लिए अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा. अपन को कुछ भी अचीव करना हो अपन को पहले गोल सेट ही करना पड़ेगा कि अपना गोल क्या है, अपन उसको अचीव करना है, तो उसके हिसाब से अपन अपनी प्लानिंग लेकर चलेंगे. सो करेक्ट आंसर इज गोल सेटिंग. मूव टू क्वेश्चन नंबर 131, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट इज. बॉल एंड सॉकेट टाइप्स ऑफ जॉइंट, ये कौन सा जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट का. सो triaxial. Question number 32, increase in muscle mass due to heavy weight training is called. heavy weight training, तो इसमें क्या होगा आपका मसल हाइपरट्रोफी.
आप वेट ट्रेनिंग करके आपकी मसल्स जब बढ़ जाएगी तो उसको क्या कहा जाता है, मसल हाइपरट्रॉफी। और मसल अट्रोफी क्या होता है, जिसमें कि आपकी मसल्स डाउन हो रही है, आपको कोई डिजीज़ हो गई है या फिर कुछ और रीज़न से आपकी मसल्स डिक्रीज़ हो रही है, तो उसको कहते हैं मसल अट्रोफी। और हीमेटोमा का मतलब होता है कि ब्लड लॉस हो जाना, ब्लड कम हो जाना, ठीक है, ब्लड कम हो जाना, हीमेटोमा। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपके मसल हाइपरट्रॉफी। ओके, मूव टू 33. The functional division of spinal cord. The functional division of spinal cord. So correct answer is somatic sensory. Question number 34. How many major salivary glands are there in human body? So 6. Correct है. Question number 35. Which artery carries the supply of blood towards heart? तो कौन सी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है टूवर्ड्स हार्ट? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 36. स्कॉलियोसिस इज ए पोस्चर डिफॉर्मिटी रिलेटेड विथ। स्कॉलियोसिस जो पोस्चर डिफॉर्मिटी है वो किसके साथ रिलेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के साथ आपका कनेक्टेड है ये। क्वेश्चन नंबर 37. द बैक थाई मसल्स आर कॉल्ड also known as the back thigh muscles, also known as the back thigh muscle। कौन बैक थाई मसल्स को और क्या कहते हैं? हैमस्ट्रिंग भी कहते हैं। हैमस्ट्रिंग इसका नाम है बायोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 38. इन द टेक्निकल टर्म्स मसल्स पुल इज नॉन एज। तो मसल पुल हो जाना का टेक्निकल टर्म क्या है? सो इसका टेक्निकल टर्म है आपका स्ट्रेन। और स्प्रेन का मतलब क्या होता है? आपका लिगामेंट पुल हो गया। जब आपका लिगामेंट पुल हो गया तो इसका मतलब है स्प्रेन। और मसल का पुल हो जाना मतलब स्ट्रेन। और एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन आप बचपन में कभी गिरे होंगे, घुटने वगैरह छिल गए होंगे, घुटने कोहनियाँ छिल जाना, सो ये छिल जाना इज एब्रेशन। और कन्फ्यूज़न, जब घुटने वगैरह छिल गए उसके बाद जो मम्मी का थप्पड़ आया, नील जम जाना, ठीक है। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है नील जम जाना, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेन। अब आपको चारों क्लियर है? स्ट्रेन, लिगामेंट पुल, स्प्रेन, मसल पुल, अब्रेशन। अब्रेशन मतलब घुटने छिल जाना, एग्जाम्पल ले लीजिए, घुटने छिल जाना, ठीक है। और कन्फ्यूज़न मतलब नील जम जाना, ठीक है। अब आपको चारों क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39, मूव टू विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेप इज अपने कान की हड्डी। One of the following is an excellent example of condyloid joint. So correct answer is wrist joint. Question number 41. Tuberculosis is an example of, tuberculosis example है किसका? एपिडेमिक का। एपिडेमिक और पेंडेमिक में आपको डिफरेंस ये है कि एपिडेमिक ये हो गया कि किसी एक जगह पर बहुत महामारी फैल गई है, ठीक है। और पेंडेमिक का मतलब ये हो गया कि वो महामारी अपने पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, उसका मतलब हो गया पेंडेमिक। और किसी एक जगह पर फैलना इज एपिडेमिक। सो ट्यूबरक्लोसिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 42. इन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया यूजुअली अटैक। सो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया यूजुअली कहाँ अटैक करता है? अपने लंग्स पर, लिम्स पर भी करता है, लेकिन यूजुअली अटैक ऑन लंग्स। सो करेक्ट आंसर इज लंग। क्वेश्चन नंबर 43. वैंकोमाइसिन इज, वैंकोमाइसिन क्या है? वैंकोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 44. एनुअल वर्ल्ड वाइड इंसिडेंट ऑफ कोलेरा। कोलेरा के एनुअल जो इंसिडेंट्स आते हैं वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड लेवल पर इसके इंसिडेंट आते हैं वो कितने हैं? सो 1 से 5 मिलियन का इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और भी रिकन्फर्म करना हो तो आप WHO की साइट पे चेक कर लीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आंकड़े कई बार क्या होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग शो होते हैं। सो अपन को अगर ऑथेंटिक जो रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो अपन उसकी ऑफिशियल साइट पर जाके देख सकते हैं। तो कोलेरा एक बीमारी है तो इसका WHO की साइट पर आपको अच्छे से मिल जाएगा इसके बारे में सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 45. पोलियो इज़ नॉन एज ह्यूमन्स हंट आफ्टर इराडिकेशन ऑफ। तो पोलियो इज़ नॉन एज ह्यूमन हंट, पोलियो को ह्यूमन हंट कहा जाता है आफ्टर इराडिकेशन। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके चले जाने के बाद पोलियो को ह्यूमन हंट कहा जाता है? तो पोलियो से पहले ह्यूमन हंट क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके स्मॉल पॉक्स, ठीक है। पोलियो से पहले खतरनाक बीमारी कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स थी। ओके, मूव टू 46. टोटल पैंडेमिक्स हैव बीन कोज्ड बाय कोलेरा वायरस।
तो कोलेरा वायरस से टोटल पेंडेमिक्स कितने आए हैं ये पूछा है इसके अंदर। सो करेक्ट आंसर इज ए, 6 बार आए हैं। और कोलेरा किससे फैलता है? गंदे पानी से फैलता है। जैसे कोरोना है अभी, तो कोरोना अभी एक बार आ गया, अब कोरोना की बीमारी जितनी बार आती जाएगी, तो जैसे 4 बार आ गई, 4 बार नहीं आए, बहुत परेशान कर दिया एक बार से ही इसने, कोरोना ने। तो कोरोना सो कोलेरा पे आते हैं। कोलेरा की बीमारी अब तक कितनी बार आ चुकी है? 6 बार आ चुकी है, ठीक है। 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, ऐसे करके 6 बार आ चुकी है कोलेरा की बीमारी, ठीक है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। इन्फेक्शियस डिजीजेज इंक्लूड इन्फेक्शियस डिजीज में और क्या इंक्लूड है इसके अंदर से? सो करेक्ट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। इन्फेक्शियस डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। कोरोना भी इन्फेक्शियस डिजीज है, एग्जाम्पल इज कोरोना भी इन्फेक्शियस डिजीज है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, तभी लॉकडाउन लगा, सब अपने अपने घर में रहो, कांटेक्ट में मत जाओ। सो ट्यूबरक्लोसिस भी सेम है, इन्फेक्शियस डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 48, वेरियोला वायरस हैज़ बीन नोन टू कॉज वेरियोला वायरस। सो करेक्ट आंसर इज स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 49, इन ह्यूमंस कोलेरा वायरस मैनली अफेक्ट। तो कोलेरा वायरस ह्यूमंस में क्या इफेक्ट करता है? सो करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 150, वैक्सीनेशन इज ए मेजर कंट्रोल मेजर्स फॉर। वैक्सीनेशन किस चीज को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है इन्फेक्शियस डिजीज। अभी कोरोना का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, कोरोना को ले लेते हैं। जैसे कोरोना है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जब तक उसकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती हम सबको बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उनके लिए वैक्सीन जो होती है वो मेजर कंट्रोल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, अपन ने आधा पेपर सॉल्व कर लिया है, साथ में बने रहिएगा, अपन इसका पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे 2018 का DSSP का, जिससे कि अपन को आइडिया लग जाए अपन को कौन सी चीज़ कितनी पढ़नी है और किस चीज़ में ज़्यादा पोर्शन कवर होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 51, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट्स द स्किन। सो स्किन को क्या चीज़ इफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा? जो लोग जल्दी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं वो इस क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो ऑप्शन बी, राइबोफ्लेसिन, नियासिन, पेरिडॉक्सिन और पेंटोथेनिक एसिड। ये सारे बायोलॉजिकल टर्म्स है, इनकी कमी से अपन को क्या हो सकता है? स्किन इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन B6। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन B6? सो करेक्ट आंसर इज डी, सर्टेन टाइप ऑफ एक्जिमा कहते हैं इसे, सर्टेन टाइप ऑफ एक्जिमा। सो B6 की कमी से एक्जिमा। तो एक्जिमा होने से क्या होता है कि अपनी स्किन ड्राई हो जाती है, अपन की स्किन में मॉइस्चर नहीं दिखता, अपन को अपनी स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, इन डेप्थ मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन पीपल लर्न बाय एक्सचेंजिंग देयर व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ग्रुप डिस्कशन। जब 10-15 लोग साथ में बैठे हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो उससे क्या होगा, अपन को हेल्थ एजुकेशन पीपल लर्न बाय एक्सचेंजिंग देयर व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। तो जब बहुत सारे लोग साथ में बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उससे अपने एक्सपीरियंसेस से वो लोग सीख रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154, व्हेन वाज WHO फाउंडेड। तो व्हेन वाज 7 अप्रैल 1948 WHO फाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 155, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO was Canadian physician Brock Chisholm. He served from 1948 to 1953. So ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन थे। सो कैनेडियन फिजिशियन ब्रॉक सिसहोम। क्वेश्चन नंबर 56, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। तो हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। सो अपना ये क्वेश्चन पेपर है 2018 का। सो उस टाइम डायरेक्टर जनरल कौन थे? मार्गरेट चैन थे। एंड अभी कौन है अपने इसके डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? सो अभी है टेड्रोस, लिख लेते हैं अपन, टेड्रोस अधनम, ठीक है, अधनम ऐसे करके इनका कुछ नाम है, टेड्रोस अधनम। सो अभी 2021 में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, सो टेड्रोस अधनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज इन मैन अराइजिंग आउट ऑफ विटामिन बी डेफिशिएंसी? विटामिन डी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है आपको? सो करेक्ट आंसर इज बेरी। व्हाट डज विटामिन के डेफिशिएंसी लीड टू? तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है आपको? प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन, आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप नोट कर रहे होंगे कि WHO से 2 क्वेश्चन थे, WHO से 2 क्वेश्चन हो गए आपके, और ये जो विटामिन्स है इनसे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक दो टॉपिक होते हैं जिनको तो आपको डेफिनेटली पढ़ ही लेना चाहिए, जिनसे आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 159। यूजिंग preservatives on a regular basis is harmful to health, which deficiency does it cause? तो इसके रेगुलर बेसिस पर यूज़ करने से किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है? सो पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 60, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइंग ऑफ द कंजक्टिवा, ड्राई द स्केली स्किन एंड लॉस ऑफ हेयर आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ। देखिए जो ब्यूटी कॉन्शियस है उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाला है। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपके? विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए तो जरूर से ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, एट फर्स्ट हाउ मैनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स इंट्रोड्यूस्ड? सो करेक्ट आंसर इज 400। कितने इंस्टीट्यूट्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे फर्स्ट टाइमली? सो 400। हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन? हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किसने फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट किया था। सो करेक्ट आंसर इज फ्रेडरिक जॉन। जस्ट ऊपर वाला ऑप्शन देखिए, फ्रेडरिक जॉर्ज। सो फ्रेडरिक जॉर्ज एंड फ्रेडरिक जॉन दोनों दे दिए हैं आपको ऑप्शन में। अब जिन बच्चों ने सिर्फ फ्रेडरिक पढ़ा है उनके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा कि फ्रेडरिक जॉर्ज था या जॉन था। सो डोंट कंफ्यूज विथ इट, फ्रेडरिक जॉन इज करेक्ट आंसर। हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन? फ्रेडरिक जॉन। अब आप इसे पक्के से नहीं भूलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 63, नेम द मेजर अवार्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो मेजर अवार्ड कौन सा है इनमें से स्पोर्ट्स का? राजीव गांधी खेल रत्न, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मैनी मेडल्स डिड पीटी उषा विन एट द 10th एशियन गेम्स? सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपके? देखिए कई बार आपको 4 मिलेगा, जबकि ये गलत है। 4 तो उन्होंने गोल्ड जीत लिए थे, 4 तो गोल्ड जीत लिए थे और एक उनके पास था सिल्वर, ठीक है। तो 1 + 4 = 5। सो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा 5। हाउ मैनी मेडल्स डिड पीटी उषा विन एट द 10th एशियन गेम्स? तो पीटी उषा जी ने कितने मेडल जीते थे? 5। सो करेक्ट आंसर इज सी। Question number 65, PV Sindhu was recently in news associated with which of the following sports? So ये PV सिंधु जी कौन से गेम से रिलेटेड है? बैडमिंटन से। वर्ल्ड चैंपियन है ये, अपनी इंडिया की प्लेयर है, बड़े गर्व की बात है। Who was the first Indian woman to climb the Mount Everest? कौन सी पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? सो बिछेंद्री पाल। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और अपन को चढ़ाई करनी पड़ती है। Question number 67, who is the author of the book Law and Sports in India Development Issues and Challenges? So correct answer is मुकुल मुदगल। ये जो बुक है मुकुल मुदगल जी ने लिखी है, Law and Sports in India Development Issues and Challenges। Question number 68, who is the first Indian to take a hat-trick in the international test? So correct answer is Harbhajan Singh। In which year Asian Game started? तो कौन से ईयर में एशियन गेम्स स्टार्टेड हुए थे? ये 1951 इसका करेक्ट आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अपने इंडिया में स्टार्ट किए गए थे। और कहाँ स्टार्ट किए गए थे? दिल्ली में स्टार्ट किए गए थे। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 70, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? सो मैं अगेन आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 2018 में और तब इसका करेक्ट आंसर था राज्यवर्धन सिंह राठौड़। एंड नाउ 2021 आपको चेक करना है कि अब कौन है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये अपना स्टार्ट हुआ था 1984 में, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई कब बना था? 1984 में बना था, ठीक है, करेक्ट है।
मूव टू क्वेश्चन नंबर 71. फिजियोलॉजी इज नॉन एज, फिजियोलॉजी को और क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी नहीं सॉरी साइकोलॉजी होगा, साइकोलॉजी को और क्या कहा जाता है, साइंस ऑफ सोल भी कहा जाता है. द वर्ड फिजियोलॉजी कम फ्रॉम ग्रीक. ऑब्वियसली किसी और जगह से ये आया होगा, अपने इंडिया वालों ने बनाया होता तो ज़रूर साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को एस से स्टार्ट करते हैं अपन, पी से स्टार्ट नहीं करते है ना. बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा. साइकोलॉजी कम फ्रॉम ग्रीक, ठीक है. एंड साइकोलॉजी नॉन एज सोल ऑफ साइंस. क्वेश्चन नंबर 73. अकॉर्डिंग टू डैश psychology was understood by the science of mind. So correct answer is 18th century. Question number 74. Which of the following is law of learning? Law of learning का कौन सा लॉ है, इसके अंदर ये आपको ये बताना है. लॉ ऑफ लर्निंग क्या है? सो रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट एंड ऑल ऑफ द अबाव. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव. अपने आधा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कर लिया है, साथ में बने रहिएगा, पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे. The therapy of psychoanalysis was developed by. The therapy of psychoanalysis was developed by. तो ये थेरेपी किसने डेवलप की थी? सिगमंड फ्राइड ने. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 76. Reinforcement theory of motivation is given by. reinforcement theory किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके रीइंफोर्समेंट थ्योरी, हर्ज़बर्ग. कई बार टंग स्लिप होती है. लॉ ऑफ इफेक्ट लर्निंग वाज स्टार्टेड बाय. लॉ ऑफ इफेक्ट किसने स्टार्ट किया था? लॉ ऑफ इफेक्ट लर्निंग वाज स्टार्टेड बाय ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने. क्वेश्चन नंबर 78. द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय. द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय. ये किसने दी थी थ्योरी? So correct answer is Herzberg. Question number 79. Father of psychology कौन है? ये आपको बताना है. So Wundt. Question number 80. Encouragement by spectators is A. So encouragement of spectators, ऑडियंस जब आपको इंक्रेज करती है, इसका आंसर होगा सोशल इंसेंटिव. जैसे जो ऑडियंस रहती है वो अगर आपको इनक्रेज करती है, आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और जो आपको ऑडियंस है वो आपको इनक्रेज कर रही है, तो वो आपके लिए क्या होगा? एक सोशल इंसेंटिव होगा. आप अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 81. एक्सरसाइज इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज ट्रेनिंग एंड शुड इंक्लूड. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव. Question number 82. Isometric exercise is the one of the which muscle length is. So isometric exercise क्या है? constant. कोई चीज़ constant बनी हुई है उसको क्या कहेंगे? isometric. ये तीन प्रकार की होती है, isometric, isokinetic और isotonic. So ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. Question number 83. Speed play is also known as. So speed play is also known as. Correct answer is fartlek training का पार्ट है ये. स्पीड प्ले fartlek ट्रेनिंग का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 84. Tactical training is done. Tactical training is done. So correct answer is after skill are mastered. तभी अपन tactical training कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. Transition period am at. So transition period am at recovery. Question number 86. Social contact theory of play was postulated by. So correct answer is लूमले. ये लूमले जी ने दी थी थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 87. By which of the following means do we acquire values, beliefs and behaviors? So values, beliefs and behaviors अपन कहाँ से acquire करते हैं? अपने कल्चर से acquire करते हैं. क्वेश्चन नंबर 88. द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग स्पोर्ट्स पर्सन इज. कितना डेप्थ क्वेश्चन है. फ्रस्ट्रेशन अमंग स्पोर्ट्स पर्सन. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके
नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच्ड लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड एबिलिटी। जब आपकी एबिलिटी नहीं होगी और आपका जो लेवल होगा वो आपके एस्पायरेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, डीमोटिवेटेड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, ड्यूरिंग अडल्सेंस द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। जब अपन अडल्सेंट एज में रहते हैं तब अपना बिहेवियर जो होता है वो किनके द्वारा इफेक्टेड होता है, तो पीयर ग्रुप के द्वारा। जो अपने सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, अपना जो पीयर ग्रुप होता है उनसे अपन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। सो करेक्ट आंसर इज अडल्सेंट। क्वेश्चन नंबर 91, generalization used to define and judge all individuals in a particular racial category. So correct answer is stereotype। जो बहुत ही नैरो माइंडेड टाइप के होते हैं, जिन्हें अपनी थॉट के अलावा सामने वाले की थॉट समझनी नहीं होती, जो ब्रॉड माइंडेड नहीं लोग होते हैं, इन्हें स्टीरियोटाइप कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 92, ट्रेनिंग इज ए यूनिवर्सल टीचिंग लर्निंग फिनोमिनन एंड इट्स एम फॉर एन एथलीट इज। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज टू मेक एथलीट ड्रीम अबाउट विनिंग ओनली। एथलीट का ड्रीम बन के रह जाना कि उसे जीतना है, ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन द ट्रेनिंग लोड इज नाइदर टू लो नॉर एक्सेस ऑफ एन एथलीट्स कैपेसिटी इट इज कॉल्ड। सो इसे क्या कहा जाएगा, ऑप्टिमल लोड। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, 5 क्वेश्चन लेफ्ट रह गए हैं अब अपने 5 to 6। द ड्यूरेशन ऑफ 1 माइक्रो साइकिल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज। माइक्रो मैक्रो ये साइकिल्स होते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, तो मैक्रो साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, ये पूछा है यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर इज 12th month। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग फाउंड लीस्ट इफेक्टिव। सो इंटरवल ट्रेनिंग लीस्ट इफेक्टिव किस में होता है। सो करेक्ट आंसर इज जिम्नास्टिक्स। बहुत ही प्यारा गेम है जिम्नास्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्ट्रेस्ड ऑन प्रोग्राम्ड फेजेज ऑफ वर्क एंड रिकवरी। सो करेक्ट आंसर इज इंटरवल ट्रेनिंग। आपको रिकवरी के लिए क्या करना होगा, इंटरवल ट्रेनिंग करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 98, द ट्रेनिंग मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट ओनली टू वंस स्पोर्ट of choice but also to one's individuals. So correct answer is abilities. Correct answer is abilities. The training must be specific not only to one's sport of choice but also to one's individuals. Individuals जो है उनकी abilities को देखकर अपन को उनकी sports choose करने चाहिए, ना कि उनकी वो चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर अपनी चॉइस है कि हमें क्रिकेट खेलना है और अपनी बॉडी में इतनी पावर ही नहीं है जबकि हमारा दिमाग तेज है, तो हमें चेस खेलना चाहिए, क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, इन कनेक्शन विथ एथलेटिकल ट्रेनिंग द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ यूज डिस्कस सिंपल इम्प्लाइज दैट यू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूज इट और लूज इट। Okay, move to question number 100, which of the following is not a component of warm up। so इसमें से warm up का component कौन सा नहीं है, that is your homework। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। आपको ये ज़रूर से खुद से चेक करना है। जब कोई चीज़ आप खुद से पढ़ते हैं तो वो चीज़ अपन कभी नहीं भूलते। अपन खुद से गूगल पर सर्च कर अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ अपन कभी नहीं भूलते। सो इसका आंसर आपको पक्के से कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल पाए। और ये अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। तब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।